हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की शारीरिकी और आकारिकी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आकारिकी होती क्या है। वॉट इज़ मॉर्फोलॉजी? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की बाह्य संरचना, आकार, आकृति और पादप अंगों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पादप आकारिकी कहलाती है। मतलब जिसमें हम पादप के बारे में, पादप की संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। कि पादप का आकार कैसा, उसकी बाह्य संरचना कैसी है, उसके अंगों का संबंध जो अध्ययन किया जाता है उसको पादप आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पादप शरीर में दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं, वर्धी या कायिक अंग एंड जननिक अंग, वेजिटेटिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जड़ तंत्र। जड़ तंत्र पे बात करने से पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं एक पौधे के बारे में। जैसे ये एक पौधा है, पौधे में क्या होगा, एक शाखा निकली होगी, उसमें पत्ती होंगी, उसमें फूल होंगे और नीचे जड़ होगी। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, ये है जड़। जड़ से मिलकर जो तंत्र बनता है उसको रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं जहाँ जड़ तंत्र कौन सा भाग होता है, भूमि के अंदर जो भाग होता है उसको जड़ तंत्र कहते हैं, मीन्स रूट सिस्टम। और भूमि के ऊपर जो भाग होता है उसको हम कहते हैं प्ररोह तंत्र। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। इसको कहते हैं इंग्लिश में शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट। तो जो भाग भूमि के ऊपर होगा उसको शूट सिस्टम कहेंगे और जो भाग भूमि के अंदर होगा वो उसको रूट सिस्टम कहेंगे। रूट सिस्टम में जड़ें आती हैं और शूट सिस्टम में क्या आता है, शूट सिस्टम में तना, पत्ती, फूल, तना, पत्ती, फूल, शाखाएं आती हैं। तो शूट सिस्टम प्ररोह तंत्र किस किस से मिलकर बना होगा, पत्ती से, शाखा से, फूल से, फल से। तो ऊपर वाला, भूमि के ऊपर वाला भाग प्ररोह तंत्र शूट सिस्टम और भूमि के अंदर वाला भाग रूट सिस्टम और भूमि के ऊपर वाला भाग शूट सिस्टम। तो अब पढ़ते हैं हम जड़ तंत्र यानी कि रूट सिस्टम। पौधे का वह भाग जो पृथ्वी के अंदर होता है जड़ तंत्र बनाता है। जड़ में क्या पाए जाते हैं, जड़ में मूल रोम पाए जाते हैं। यह पौधे को पर्णहरिम भाग होता है। यह पौधे का कैसा होता है, पर्णहरिम भाग होता है, ठीक है। और ये भूमि के अंदर होता है जो जड़ तंत्र बनाता है मिलके। इसमें जड़ में मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम देखो, ये क्या है, ये मूल रोम है। ये कोई जड़ है उसमें से ये मूल रोम है, ये सारे जो निकल रहे हैं ऐसे ये मूल रोम है, ठीक। जड़ में पार्श्व शाखाएं विकसित होती हैं। इनमें पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। नोड्स और इंटरनोड्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें मूलांकुर लंबाई में वृद्धि करके प्राथमिक जड़ बनाता है। प्राथमिक जड़ से अन्य जड़ें निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक और तृतीयक जड़ें कहते हैं, निकलती हैं। प्राथमिक जड़ और इससे निकली पार्श्व शाखा रूपी मिलकर एक जड़ तंत्र का निर्माण करती है जिसे मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। ये कोई पौधा है, जैसे ये कोई पौधा है, अब इसकी ये जड़ें हैं। अब एक जड़ है उसमें से दूसरी जड़ निकली तो ये द्वितीयक जड़, ये कौन सी हो गई, तृतीयक। तो मतलब जब इस तरीके से जड़ें निकलती जाती हैं, प्राथमिक में से द्वितीयक, द्वितीयक में से तृतीयक, तो जब पूरा एक जड़ तंत्र हो जाता है उसको क्या कहते हैं, मूसला जड़ तंत्र। क्या कहते हैं उसको, मूसला जड़ तंत्र। जड़ के भाग बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ रूट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ रूट्स। जड़ शीर्ष से आधार की ओर 4 भागों में बटी होती है। कितने भागों में, 4 भागों में जड़ बटी होती है। शीर्ष से आधार तक, ऊपर से लेकर नीचे तक जड़ 4 भागों में बटी होती है। उसके बारे में हम बात करेंगे। मूलछद प्रदेश, रूट कैप जोन। रूट कैप जोन क्या होता है, समरूपी कोशिकाओं से निर्मित कैपनुमा संरचना होती है। समरूपी का मतलब है समान कोशिकाएं। समान कोशिकाएं जहाँ पर होंगी उसको क्या कहते हैं, समरूपी कोशिकाओं से निर्मित कैपनुमा संरचना वृद्धि प्रदेश के शीर्ष पर पाई जाती है जो रक्षात्मक आवरण बनाती है। तो रक्षात्मक आवरण जड़ में कौन सा प्रदेश बनाता है, रूट कैप जोन, मूलछद प्रदेश। मूलछद प्रदेश का काम क्या होता है, रक्षात्मक आवरण बनाना। और ये जो संरचना होती है वो वृद्धि प्रदेश के शीर्ष पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, वृद्धि प्रदेश के शीर्ष पर पाई जाती है। इसका निर्माण
विभज्योतिक ऊतक के निचले सिरे पर स्थित कैल्पट्रोजन कोशिकाओं से होता है। यह जड़ की सुरक्षा करती है। जड़ की सुरक्षा का काम मूलछद प्रदेश का होता है और विभज्योतिक जो ऊतक होता है उसके निचले सिरे पर स्थित कैल्पट्रोजन कोशिकाओं से निर्मित होता है और यह जड़ की सुरक्षा करता है। अगला है विभज्योतिक प्रदेश। इस प्रदेश में कोशिकाओं की एक परत का बना डर्मेटोजन होता है। डर्मेटोजन क्या होता है आगे वीडियो में बताऊंगी। डर्मेटोजन यह कोशिकाओं का सबसे बाहरी स्तर होता है। जो कोशिकाओं का सबसे बाहरी स्तर होगा उसको क्या कहेंगे हम? डर्मेटोजन। क्या कहेंगे हम उसको? डर्मेटोजन कहेंगे, जो मूलीय त्वचा का निर्माण करती है। ठीक है, तो विभज्योतिक प्रदेश में कोशिकाओं की एक परत का बना डर्मेटोजन होता है। डर्मेटोजन किसमें पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक जोन में पाया जाता है। शीर्ष पर वल्कुटजन से मिलकर ठीक बाहर की ओर अनेक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? गोपकजन। क्या कहते हैं इसको? गोपकजन, जो मूल गोप बनाती है। क्या बनाती है? मूल गोप बनाती है। देखिए इसमें मूल गोप। अब ये क्या करेंगी? ये इसका काम क्या है? इस प्रदेश में कोशिकाओं की, अभी मैंने बताया ये वाला जो प्रदेश होता है इसमें कोशिकाओं की एक परत का बना डर्मेटोजन होता है और शीर्ष पर वल्कुटजन से मिलकर ठीक बाहर की ओर अनेक नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? हम गोपकजन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपकजन। ये क्या कहलाएगा? मूल गोप। क्या बनाएंगे? गोपकजन मिलकर क्या बनाते हैं? मूल गोप बनाते हैं। इसको कौन सा प्रदेश कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन या विभज्योतिक प्रदेश। अगला है दीर्घीकरण प्रदेश, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। यह प्रदेश मेरिस्टेमेटिक प्रदेश के ठीक पीछे स्थित होता है। यह कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर लंबाई में वृद्धि करती हैं और स्पष्ट 3 प्रदेश बनाती हैं, जिन्हें त्वचाजन यानी कि डर्मेटोजन, वल्कुटजन पेरिब्लेम और रंभजन प्लीरोम कहते हैं। सभी भाग प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह के बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं। ये कोशिकाएं परिपक्व होकर प्रारंभिक स्थायी बनाती हैं। क्या बनाती हैं ये कोशिकाएं? प्रारंभिक स्थायी बनाती हैं। दीर्घीकरण प्रदेश। यह प्रदेश अभी मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक प्रदेश। ये जो देखिए इसमें मेरिस्टेमेटिक प्रदेश, अभी जो मूल गोप बताया गोपकजन से मिलकर बनता है मूल गोप, उसके ठीक पीछे दीर्घीकरण प्रदेश पाया जाएगा। ये वाला क्या पाया जाएगा? दीर्घीकरण प्रदेश पाया जाएगा। ये कोशिकाएं जब लगातार विभाजित होती हैं तो लंबाई में वृद्धि करती हैं और स्पष्ट रूप से 3 प्रदेश बनाती हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। सभी भाग प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह के बने होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हिस्टोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोजन। बात याद करनी है कि कोशिकाओं के समूह, सभी भाग, जो प्रारंभिक कोशिकाओं के सभी भाग यानी कि डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम जो होते हैं वो सभी भाग प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह के बने होते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हिस्टोजन। क्या कहते हैं? हिस्टोजन। और एक ये प्रारंभिक स्थायी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रारंभिक स्थायी बनाते हैं। बात करते हैं हम डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। तो त्वचाजन यानी कि डर्मेटोजन, यह कोशिकाओं का सबसे बाहरी स्तर होता है जो मूलीय त्वचा का निर्माण करता है। किसका? एपिब्लेमा का निर्माण किसके द्वारा होता है? डर्मेटोजन के द्वारा। किसके द्वारा? डर्मेटोजन के द्वारा। एपिब्लेमा का निर्माण डर्मेटोजन के द्वारा होता है और ये कोशिकाओं का सबसे बाहरी स्तर होता है। अगला है वल्कुटजन। डर्मेटोजन के ठीक नीचे जो स्तर होगा उसको पेरिब्लेम यानी कि वल्कुटजन कहते हैं। इनके जब विभाजन और मिलने से अधस त्वचा, हाइपोडर्मिस, सामान्य वल्कुट, कॉर्टेक्स और अंतस त्वचा निर्मित होते हैं। इनका जब विभाजन होता है और जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है? अधस त्वचा यानी कि हाइपोडर्मिस, सामान्य वल्कुट, कॉर्टेक्स और अंतस त्वचा, एंडोडर्मिस निर्मित होते हैं। अगला है रंभजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम। वल्कुटजन के ठीक नीचे पतली भित्ति वाली संव्यासी कोशिकाओं से बना स्तर पाया जाता है, जिसे रंभजन कहते हैं। इसमें संवहन ऊतक का निर्माण होता है। तो संवहन ऊतक का निर्माण किस प्रदेश में होता है? कहाँ पर होता है? प्लीरोम में। किसमें? प्लीरोम में, रंभजन में होता है। और ये पतली भित्ति वाली संव्यासी कोशिकाएं होती हैं। पतली भित्ति वाली संव्यासी कोशिकाएं होती हैं। पतली भित्ति वाली संव्यासी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रंभजन में। तो सबसे पहले डर्मेटोजन पाया जाएगा, उसके नीचे
बलकुटजन पेरिबिलियम, उसके नीचे रंभजन यानी कि प्लीरोम पाया जाएगा। प्लीरोम जो होगा वो पतली भित्ति वाली संवहनी कोशिकाओं से बना स्तर होगा जिसे रंभजन कहते हैं और इसमें संवहन ऊतक का निर्माण होगा। बलकुटजन डर्मेटोजन के ठीक नीचे स्थित होगा। इनके विभाजन और मिलने से अंतस्त्वचा, अधस्त्वचा और सामान्य बलकुट यानी कि अधस्त्वचा हाइपोडर्मिस, सामान्य बलकुट कॉर्टेक्स और अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस का निर्माण होगा। और त्वचाजन डर्मेटोजन क्या होता है, कोशिकाओं का सबसे बाहरी स्तर होता है जो मूलीय त्वचा एपिब्लेमा का निर्माण करता है। अगला जड़ का भाग है कोशिका विभेदन प्रदेश या परिपक्वन प्रदेश, जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, यह दीर्घीकरण प्रदेश के ठीक पीछे स्थित होता है। इस प्रदेश की बाहरी सतह पर एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं। यह दीर्घीकरण प्रदेश के ठीक पीछे स्थित होता है। इस प्रदेश की बाहरी सतह पर एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं। तो जहाँ पर एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाएंगे तो वो कौन सा प्रदेश होगा? परिपक्वन प्रदेश, जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। इस प्रदेश की कोशिकाएं अपने कार्यों के अनुसार रूपांतरित हो जाती हैं। तो कौन से प्रदेश की कोशिकाएं अपने कार्यों के अनुसार रूपांतरित हो जाती हैं? कोशिका विभेदन प्रदेश या परिपक्वन प्रदेश। परिपक्वन प्रदेश कहाँ है? इसमें ये है, देखिए इसमें एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाएंगे और ये खनिज लवणों का अवशोषण करेंगी और अपने कार्यों के अनुसार ये रूपांतरित हो जाएंगी। दीर्घीकरण प्रदेश की ये ठीक पीछे पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रदेश हो गया? जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जड़ों के रूपांतरण। जड़ों के रूपांतरण कौन कौन से होते हैं? जड़ें जो होती हैं वो अपने भोजन एकत्र करके मोटी और मांसल हो जाती हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। पहली है मूसला जड़ें और दूसरी होती हैं अपस्थानिक जड़ें। तो बात करते हैं मूसला जड़ें। ये जड़ें बीज के मूलांकुर से बनती हैं। इनमें एक प्राथमिक जड़ और अनेक द्वितीयक और तृतीयक जड़ें बनती हैं। तो टैप रूट किसको कहते हैं? जो जड़ बीज के मूलांकुर से बनती है, बीज के मूलांकुर से। ठीक है, बीज के मूलांकुर से जो जड़ बनेगी, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? मूसला जड़ यानी कि टैप रूट कहेंगे। और उसमें द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होंगी बहुत सारी। जड़ें क्या करती हैं? जड़ों का काम क्या होता है? भोजन और पानी को एकत्र करना। और जब ये भोजन और पानी को एकत्र करती हैं तो ये मोटी और मांसल हो जाती हैं और उसी उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है मूसला जड़ और दूसरा है अपस्थानिक जड़, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, पहला है मूसला जड़ की। अब हम पढ़ेंगे मूसला जड़ के रूपांतरण। जड़ें जो होती हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं अपने कार्य के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले आती हैं ग्रंथिल जड़ें। कौन सी आती हैं? ग्रंथिल जड़ें। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें ग्रंथियाँ पाई जाएंगी। मतलब ग्रंथिल जड़ें नोड्यूलेटेड रूट्स किस में पाई जाती हैं? ये लेग्यूमिनोसी कुल में। अगला है पुष्टा जड़ें। पुष्टा जड़ें किस में पाई जाती हैं? गूलर और बरगद। आपने देखा होगा जैसे बरगद में बरगद के पेड़ से कुछ इस तरह से, ये बरगद का पेड़ है, अब इसमें से ऐसे ऐसे कुछ लटकती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? पुष्टा जड़ें। क्या कहलाती हैं? ये पुष्टा जड़ें। क्या कहलाती हैं? पुष्टा जड़ें, बटरस रूट। ठीक है, अगली हैं संग्राहक जड़ें। संग्राहक जड़ों में तीन आती हैं: शंकु रूपी जड़ें, तर्कु रूपी जड़ें और कुंभी रूपी जड़ें। तो शंकु रूपी कॉनिकल रूट्स में गाजर आती है। कॉनिकल रूट्स में क्या आती है? गाजर आती है। तर्कु रूपी फ्यूजी फॉर्म में मूली आती है और कुंभी रूपी में चुकंदर और शलजम आती है। चुकंदर और शलजम। अगली है श्वसन मूल रेस्पिरेटरी रूट्स। किस में आती हैं? ये राइजोफोरा और एबिसीनिया। कंदिल जड़ें ट्यूबरस रूट्स मिराबिलिस जलाफा और गुलाबास में। किसमें? मिराबिलिस जलाफा और गुलाब में। जड़ों का अगला टाइप है एडवेंटिशियस रूट। मूलांकुर को छोड़कर किसी अन्य भाग से निकली जो जड़ें होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। इनके निम्न रूपांतरण हैं।
अभी जो जड़ें हमने बताई थी वो मूलांकुर से निर्मित होती हैं, ठीक है। जो मूलांकुर से निर्मित होंगी उनको हम टैप रूट या मूसला जड़ कहेंगे, और मूलांकुर को छोड़कर अन्य किसी भाग से अगर कोई भी जड़ निकली तो उसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं। इसकी पहला उदाहरण है कंदिल जड़ें। अभी देखिए ऊपर था कंदिल जड़ें, बात करते हैं कंदिल जड़ें। कंदिल जड़ें अपस्थानिक कलिकाएँ भोजन संचय करके मोटी और मांसल हो जाती हैं। कंदिल जड़ें क्या करती हैं, अपस्थानिक कलिकाएँ होती हैं, तो जब जड़ों का काम होता है भोजन को संचय करना, तो जब ये भोजन को संचय करती हैं और मोटी और मांसल हो जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंदिल जड़ें। क्या कहते हैं, कंदिल जड़ें। उसका उदाहरण क्या है, शकरकंद। क्या है, शकरकंद। अगला है स्वांगी कारक जड़ें। ये हरे और वायवीय होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। इन्हें परिपाची जड़ें कहते हैं। उदाहरण है जूसिया और सिंघाड़ा। पेपर में आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं पेपर में। स्वांगी कारक जड़ें क्या होती हैं, हरी और वायवीय। हरी और वायवीय जड़ें कौन सी होती हैं, स्वांगी कारक जड़ें, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम परिपाची जड़ें। उदाहरण तो आपने देख ही लिया है, जूसिया और सिंघाड़ा। अगला है अधिपादप जड़ें या उपररोही जड़ें। ये जड़ें आर्द्रता ग्राही होती हैं और हवा में मुक्त रूप से लटकती रहती हैं। आर्द्रता ग्राही और हवा में मुक्त रूप से कौन सी लटकती हैं जड़ें, अधिपादप जड़ें या उपररोही जड़ें। इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, उपररोही, ऊपर मतलब ऊपर और रोही मतलब चढ़ने वाली। तो हवा में मुक्त रूप से जब ये लटकती है तो इनको क्या कहते हैं, अधिपादप। ये अधिपादप के रूप में वृक्षों और तनों की शाखाओं पर उगती हैं। इनमें विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिन्हें वेलामैन ऊतक कहते हैं, जिनकी सहायता से यह नमी को अवशोषित करती हैं। किसको, कौन सा ऊतक पाया जाता है, ये ऊतक जो है ये बहुत पूछा जाने वाला है। ऊतक का नाम बताइए, तो ऊतक का नाम है वेलामैन ऊतक, और ये क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है। इसका उदाहरण है वेंडा और आर्किड्स। आर्किड्स की जड़ें बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली प्रश्न में से एक हैं। अगला है परजीवी जड़ें। इनका तना, परजीवी का मतलब होता है किसी दूसरे पर आश्रित, ठीक है। तो परजीवी जड़ें क्या होती हैं, इनका तना पतला होता है, पोषद पर लिपटा रहता है। पोषद मतलब जिससे ये लिपटेंगे, जिस पेड़ से ये लिपटेंगे उसको क्या कहेंगे, हम पोषद कहेंगे। तो इस प्रकार की जड़ों के अन्य पौधों के पोषण जो होते हैं वो ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं और पोषण पदार्थों का अवशोषण करती है। अमरबेल, कसकुटा, ये सब इसके उदाहरण हैं। अमरबेल इसका उदाहरण है परजीवी जड़ों का, अमरबेल, कसकुटा। तना कैसा होता है, इसका पतला होता है और पोषद पर लिपटा रहता है। तो पोषद पर लिपटने वाली जड़ें कौन सी होती हैं, परजीवी जड़ें। जड़ों के अन्य पौधों के पोषण ऊतकों में प्रवेश कर जाती हैं और पोषण पदार्थों का अवशोषण करती हैं दूसरे पौधे में से। उदाहरण है अमरबेल। अगली है मृतोपजीवी जड़ें। इन जड़ों में कवक सूत्र पाए जाते हैं। ये जड़ें खनिज, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, जैसे सारकोट्स है, मोनोट्रोपा है, ठीक है। तो मृतोपजीवी जड़ें कौन सी होती हैं, जिनमें कवक सूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इनका उदाहरण है सारकोट्स और मोनोट्रोपा। अगला है अवस्तंभ जड़ें। अवस्तंभ जड़ें कौन सी होती हैं, ये वायवीय अपस्थानिक जड़ें हैं जो जड़ों की पर्व संधियों में विकसित होती हैं और तने को सहारा देती हैं। देखो आपने देखा होगा कि गन्ना कैसा होता है, गन्ना इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे। हाँ, तो अवस्तंभ जड़ें कौन सी होती हैं, वायवीय अपस्थानिक जड़ें हैं जो जड़ों की पर्व संधियों में, ये पर्व संधियाँ गन्ने में ये पर्व संधियाँ होती हैं, इनसे विकसित होती है। तो ये जड़ें हैं जो तने को सहारा देती हैं। तो ये तना ही तो है जड़ गन्ने में, तो इसको सहारा कौन दे रहा है, ये। तो ये कौन सी जड़ें हो गई, अवस्तंभ जड़ें। अगला है जननिक जड़ें। इन जड़ों पर कलिकाएँ पाई जाती हैं जो नए पौधों को जन्म देती हैं। इन जड़ों पर क्या पाई जाती हैं, कलिकाएँ पाई जाती हैं जो नए पौधों को जन्म देती हैं, इसलिए इन्हें जननिक जड़ें कहते हैं, जैसे परवल है। अगला है आरोही जड़ें। ये जड़ें कमज़ोर तने वाले पौधों के पर्व और पर्व संधियों से उत्पन्न होती हैं, आधार से लिपटकर सहारा प्रदान करती हैं। पान है, मनी प्लांट है, तो इनको एक सहारे की ज़रूरत होती है ना। तो आपने देखा होगा इस तरीके से ऐसे जाती है मनी प्लांट। ये जड़ें कमज़ोर तने वाले पौधों के पर्व और पर्व संधियों से उत्पन्न होती हैं, आधार से लिपटकर सहारा प्रदान करती हैं। अगला है पत्रमूल। पत्तियाँ
लीफ रूट्स, पत्तियाँ जब जड़ में रूपांतरित हो जाएं, इस पत्र मतलब पत्ती, मूल मतलब जड़, तो जब पत्तियाँ जड़ में रूपांतरित हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं? पत्रमूल। पत्तियाँ क्या करती हैं? जल की सतह पर स्थित होकर, पत्तियाँ जल की सतह पर स्थिर होकर पौधे को संतुलित करती हैं। इस प्रकार की जड़ क्या कहलाती है? पत्रमूल कहलाती है। उदाहरण है इसके सॉल्विनिया और अजूबा। जड़ के कार्य, जड़ के कार्य तो सबको पता होते हैं। जड़ के क्या कार्य होते हैं? जड़ें पौधों को भूमि के अंदर स्थायित्व प्रदान करती हैं। अगर जड़ ही नहीं होगी तो पौधा स्थिर कैसे रहेगा? जड़ पौधे को एक स्थिरता प्रदान करती है कि पौधा अपनी जगह पर खड़ा रहे। जड़ में उपस्थित मूल रोम मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। मैंने अभी आपको मूल रोम बताए थे, उनका काम क्या होता है? मिट्टी से जल और जो खनिज लवण होते हैं उनको अवशोषण करते हैं, ठीक है, जिससे पौधे को पोषण प्राप्त होता है। कुछ जड़ें जो होती हैं वो विशिष्ट रूप से रूपांतरित होकर भोजन संग्रह करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी भी जड़ें होती हैं जो विशिष्ट रूप से रूपांतरित हो जाती हैं और भोजन को संचय करती हैं, तो ये कौन सी कहलाती हैं? कंदिल जड़ें। कौन सी होती हैं? कंदिल जड़ें। अगली है श्वसन मूल, पौधों में विशेषीकृत होती हैं। श्वसन मूल हवा में तैरती हैं ना, इसलिए ये विशेषीकृत होती हैं। जड़ें मृदा अपरदन को भी रोकने का काम करती हैं। मिट्टी को आपस में मिलाए रखती हैं, मतलब मिट्टी जकड़े रहती हैं ना, इसलिए ये मृदा अपरदन को भी रोकने का कार्य करती हैं। अगला है टॉपिक तना, स्टेम। तना प्ररोह तंत्र का मुख्य भाग होता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र में क्या अंतर है। जो भाग भूमि के अंदर पाया जाएगा वो जड़ तंत्र यानी कि रूट सिस्टम, और जो भाग भूमि के ऊपर पाया जाएगा उसको शूट सिस्टम यानी कि प्ररोह तंत्र कहेंगे। तो तना जो होता है वो प्ररोह तंत्र का मुख्य भाग होता है। यह पृथ्वी के ऊपर पौधे का वायवीय भाग है। इसका निर्माण तना, पत्ती, फल, फूल आदि से मिलकर होता है। तना अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर बीज पत्राधार से विकसित होता है। तने पर दो पर्व संधियों के बीच पर पर्व पाए जाते हैं। तना प्रकाश के प्रति धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। तने के शीर्षस्थ कलिका होती है जिसके द्वारा तने में वृद्धि होती है। मतलब तने के, ये तना है, इसमें ऐसे एक कलिका होगी जिससे ये तना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तने में वृद्धि होती है। अगली है, उस कली के बारे में बात करते हैं। कली यानी कि बड, कलिका। कलिका क्या होती है? एक लघुकृत सघन, लघु मतलब छोटी, सघन, लघुकृत सघन, विकासशील मतलब जिसका विकास होता हो, विकसित नहीं, विकासशील तरुण प्ररोह को कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लघुकृत सघन विकासशील तरुण प्ररोह को कलिका कहते हैं। कलिका में पर्व लंबाई में अत्यंत छोटे होते हैं। कलिका के प्रकार वर्धीय कायिक कलिका, सामान्य कलिका। पहले पढ़ेंगे वर्धीय कायिक कलिका, वेजिटेटिव बड। इन कलिकाओं के विकास के फलस्वरूप कायिक शाखाएं बनती हैं। वर्धीय कायिक कलिकाएं, जब इनका विकास होता है तो कायिक शाखाएं बनेंगी। अगली है सामान्य कलिका। इन कलिकाओं को मुख्य अक्ष या शाखाओं के शीर्ष पर स्थिति के आधार पर अंतस्थ या शीर्षस्थ कलिका कहेंगे। क्या कहते हैं? ये जो सामान्य कलिकाएं होती हैं, मुख्य अक्ष, अगर ये मुख्य अक्ष पर कलिका होगी तो उसको अंतस्थ कहेंगे, और अगर कोई कलिका शीर्ष पर स्थित होगी तो उसको शीर्षस्थ कलिका कहेंगे, ठीक है। पत्तियों के कक्ष में स्थित होने पर कक्षीय कलिका कहेंगे। जब कलिका मुख्य अक्ष पर होगी तो उसको क्या कहेंगे? अंतस्थ कलिका, और जब कलिका शीर्ष में स्थित होगी तो उसको शीर्षस्थ, और जब पत्तियों के कक्ष में स्थित होगी कलिका तो उसको कक्षीय कलिका यानी कि एक्सिलरी बड कहते हैं। अगली हैं सहायक कलिकाएं। इन्हें अधिसंख्य कलिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसंख्य यानी कि सुपर बड भी कहते हैं। ये कक्षस्थ कलिकाओं के ऊपर, नीचे, पार्श्व से निकलती हैं और 3 प्रकार की होती हैं। सहायक कलिकाएं कक्षस्थ कलिकाओं के ऊपर, नीचे और पार्श्व से निकलती हैं और 3 प्रकार की होती हैं। स्तंभिक कलिका, मूलज कलिका और पर्णिल कलिका। स्तंभिक कलिका कहाँ से विकसित होती है? तनों से विकसित होगी, जैसे रोज है। मूलज जड़ों से होगी, जैसे शकरकंद, शीशम। पर्णिल, ये कलिकाएं पत्तियों पर विकसित होती हैं, अजूबा, बेगोनिया, etc, ठीक है।
पुष्पीय कलिकाएं, इस प्रकार की कलिकाएं विकसित होने पर पुष्प का निर्माण करती हैं। जो कलिकाएं पुष्प का निर्माण करें विकसित होने पर तो वो पुष्पीय कलिकाएं कहलाती हैं। इनके दो रूपांतरण होते हैं। पहला है प्रतान और दूसरा है बुलबिल यानी कि पत्र प्रकलिका। प्रतान टेंड्रिल, इस प्रकार की पुष्पीय कलिकाएं प्रतान में रूपांतरित हो जाती। प्रतान मतलब इस तरीके से, टेंड्रिल गुच्छ की तरह, किसकी तरह, गुच्छ की तरह। पत्र प्रकलिका बुलबिल, इस प्रकार की पुष्पीय मांसल कलिकाएं कुछ विशिष्ट जनन संरचनाएं विकसित करती हैं जो वर्धीय प्रजनन में सहायक होती हैं, जैसे प्राज है, लहसुन है। बात करते हैं तने के कार्य की। तने का कार्य क्या होता है, शाखाओं को फैलाना। तने का मुख्य काम क्या होता है, शाखाओं को शाखाएं इस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं कि नहीं, तो ये किसका काम है, जड़ का थोड़ी नहीं, तने का ही तो काम है। शाखाओं को फैलाना, पत्तियों, फूल और फल को सुरक्षित रखती हैं। ये कुछ तने जो होते हैं वो भोजन भी संग्रहित करते हैं, जैसे अरबी है, आलू है, बेंडा है। अरबी, आलू, बेंडा कायिक प्रवर्धन में भी सहायक होते हैं, जैसे पुदीना, दूब घास और स्ट्रॉबेरी। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।